दोस्तों आज पेश है मौत की दावत। ये कवर चित्र है दोस्तों। विजय देश का एक मशहूर बॉक्सर था जिसने बॉक्सिंग की कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नेतृत्व किया था और कई स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। आज मेरा 27वां जन्मदिन है माँ और पिताजी, मगर मैं कितना भागा हूँ कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप लोग मेरे साथ नहीं हैं। टिंग टांग, अरे सुबह सुबह कौन आ सकता है? विजय ने दरवाज़ा खोला। हैप्पी बर्थडे विजय, हैप्पी जन्मदिन मुबारक हो। अरे तुम लोग आओ आओ। अरे भाई, हमने सोचा सुबह सुबह चलकर तुम्हें जन्मदिन की बधाई दे आए और शाम की पार्टी का प्रोग्राम बना ले। विजय ने सब परिचित एवं मित्र थे। दोनों युवकों का नाम क्रमशः सतीश तथा रमेश थे तथा युवतियों का नाम संगीता तथा रमा थे। रमा सतीश पत्नी थे। उनके साथ एक नन्हा बच्चा भी था, चीनू। रमेश संगीता एवं एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु उनकी शादी नहीं हुई थी। हम तुम्हारी नमस्ते तब लेंगे जब तुम हमें एक मीठी मीठी पप्पी दोगे। नमस्ते अंकल। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में उन लोगों के कहके गूंज रहे थे। हाँ तो भाई विजय, तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी कहाँ दे रहे हो? जहाँ तुम चाहो। तभी संगीता की दृष्टि दीवार पे लगी पेंटिंग पे पड़ी। अरे वंडरफुल, कितना सुंदर बंगला है। अरे भाई विजय, लगता है तुमने यह तस्वीर अभी यहाँ लगाई है। आज से पहले तो यह तस्वीर यहाँ नहीं थी। ठीक कह रहे हो, वास्तव में यह तस्वीर पुराने सामान के साथ अलमारी में बंद थी। 2 रोज पहले ही सफाई करते वक्त अचानक मेरे हाथ लग गई। मैंने सोचा क्यों ना इसे ड्राइंग रूम में लगा दूं, मगर ये बंगला कहाँ है और किसका मालिक कौन है? ये बंगला मेरा ही है, आपका? बरसों पहले मेरे दादा रामगढ़ की पहाड़ियों पर यह बंगला बनाया था। गर्मियों की छुट्टियों में डैडी हर वर्ष वहाँ जाते रहते थे, मगर डैडी की मृत्यु के बाद वह बंगला वर्षों से वीरान पड़ा है। क्या तुम इस बंगले में नहीं जाते? फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कई बार सोचा इसे बेच दूं, मगर ये सोचा कि रुक गया। दादाजी की निशानी है, युग में इतना ठीक न होगा। कमाल की बात, इतनी शानदार जगह के मालिक हो और हमें आज तक बताया भी नहीं। भाई, अगर मालूम होता तो कि हम लोग कभी कभार पिकनिक बना आया होते। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम आज विजय की बर्थडे पार्टी यहीं बनाएं। रामगढ़ यहाँ से दूर कितना है? हम लोग कार में मुश्किल से 3 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। आइडिया तो बुरा नहीं है, क्यों विजय? जैसी मर्जी लोगों की। आज मैं बिल्कुल फुर्सत में हूँ। तो चलो हम लोग रास्ते में केक, खाने का सामान इत्यादि पैक करा लेंगे। सब रामगढ़ जाने के लिए उठ खड़े हुए, परंतु तभी ड्राइंग रूम में निकलने वाले थे कि तभी सभी ठिठक कर रुक गए। अचानक दीवार पर लगे तस्वीर परस्पर गिर पड़ी। तस्वीर का यूं गिर जाना अच्छा सुगंध नहीं है। तुम लोग बेकार में वहम में पड़ गई। यह तस्वीर हवा में भी गिर सकती है, मगर यह इतने अभी गिरना था। तुम फिक्र न करो भाभी, मैं साथ हूँ। कोई सुगन अब सुगन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज अमावस्या की रात है विजय भैया, और सुना है अमावस्या की रात में प्रेत। ओह, क्यों बेकार में मूड खराब करने पर तुली हो भगवान। अब मेहरबानी करके यहाँ से चलो। रमा बेमन उनके साथ चल पड़ी। 5 मिनट बाद, हुर्रे, आज बर्थडे की पार्टी में मज़ा आ जाएगा। ओए ओए। और उनकी कार दुर्गति से पहाड़ी की ओर दौड़ी जा रही थी कि अचानक विजय को कार रोकनी पड़ी। लगता है आगे रास्ता बंद है। भाई साहब, यह रास्ता क्यों बंद है? एक पहाड़ी की चट्टान खिसकने के कारण आगे मार्ग बंद है। तो फिर हम रास्ता खुलने में कितना समय लगेगा? सड़क से पत्थर हटाने का काम 6 घंटे लग जाएंगे। ओह, रास्ता को अभी बंद होना था। मगर मैंने तुम्हारे पहले ही कहा था कि घर से निकलने समय असुकून हुआ है, इसलिए रास्ते में कोई न कोई अड़चन ज़रूर आएगी। भाभी, आप फिर अब सुकून के चक्कर में पड़ गई। रास्ता बंद मिलना एक संयोग की बात है। अब इन बातों को छोड़ो, यह सोचो कि हम क्या करना है। रामगढ़ जाने का केवल यही रास्ता है, इसलिए हमारे यहीं रुककर मार्ग खुलने का इंतजार करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। फिर
फिर उन्होंने 6 घंटे बड़ी बोरियत से गुजारे। 6 घंटे पश्चात रास्ता खुला, तब वे पुनः रामगढ़ की ओर रवाना हुए। शुक्र है भगवान का रास्ता खुला। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वे लोग रामगढ़ पहुंचे और जैसे ही कार शहर से बाहर निकलकर विजय के बंगले के सामने पहुंची, आखिर यह पहुंचने में हमें रात हो गई। अचानक बंगला का गेट अपने आप खुल गया। यह दृश्य देख कार में बैठे लोग सब यह सारी चिकित रह गए। अरे गेट अपने आप कैसे खुल गया? शायद हवा के झोंके से खुल गया हो। फिर कार बंगले के भीतर प्रविष्ट हो गई और तत्पश्चात बंगले के पार्टिकों में रुकी और सब कार से उतरकर बंगले के दरवाजे पर पहुंचे। विजय ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। कोई है? कुछ देर बाद एक बूढ़ी ने दरवाज़ा खोला। अरे छोटे मालिक, तुम कौन हो? मैं यहाँ चौकीदार की पत्नी हूँ। अपने पति की मृत्यु के बाद बंगले की रखवाली कर रही हूँ। आप छोटे मालिक, लेकिन आपने मुझे पहचान कैसे लिया? बरसों पहले जब तुम बहुत छोटे थे तो अपने दादा जिंदा थे तो मैंने आपको देखा था। उसके बाद कभी यहीं नहीं आए, लेकिन आप बिल्कुल अपने दादा जैसे लगते हैं। लेकिन आपको देखते ही मुझे पहचान में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इतने वर्षों बाद आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? ओह, हम सब यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं। क्या आप यहाँ रहोगे? देखिए छोटे मालिक, अगर आप यहाँ से तुरंत चले जाएं तो अच्छा है। लेकिन क्यों? क्योंकि बरसों से वीरान पड़े वीरान में भूत प्रेत का साम्राज्य है। वे किसी के अजनबी को जिंदा नहीं छोड़ते। विजय, लगता है बुढ़िया का दिमाग खराब है। लेकिन अगर ये बंगले में भूत प्रेत होते तो यह बुढ़िया जिंदा कैसे रहती? तुम शायद ठीक कह रहे हो। फिर विजय बूढ़ी स्त्री को संबोधित करते हुए बोला, देखो हम लोग बेकार की बातों में विश्वास नहीं करते, इसलिए अब तुम चलकर हमारे ठहरने का इल्ज़ाम करो। जैसी आपकी मर्जी छोटे मालिक, आइए मेरे साथ। बूढ़ी स्त्री उन सबको लेकर बंगले के अंदर प्रविष्ट हो गई और उन्हें सबके रहने के कमरे दिखाती हुई बोली, आप लोग हाथ मुँह धो लिए, तब तक आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? और कुछ देर बाद ही वह बंगले के एक बड़े हालनुमा कमरे में मौजूद थे। कमरे के बीचों बीच एक मेज में बड़ा सा केक रखा था और सभी मेज के चारों तरफ खड़े थे। फिर जैसे ही विजय ने छुरी से केक काटा, सारा हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हैप्पी बर्थडे डियर। भाई विजय, वाह पार्टी में मज़ा आ गया। तुम्हारा यह बंगला वाकई खूबसूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में जन्मदिन मनाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। यू आर राइट संगीता। क्या बात है भाभी, आप चुप बैठी है? तुम लोगों का मजाक सूझ रहा है और मेरी तो यहाँ सोच सोच के जान निकली जा रही है कि उस बुढ़िया की बात सच है। क्या ये पता बंगले में भूत प्रेत रहती हूँ? ओह रमा, लगता है तुम बुढ़िया की तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब है। भला भूत प्रेत कहीं कोई अशिष्ट तो होता है। तभी अचानक कमरे की लाइट गुल हुई। अरे लाइट कैसे चलेगी? शायद फ्यूज उड़ गया होगा। मैं बाहर जाके देखता हूँ। किंतु विजय ने बाहर कदम हाल में बढ़ाया। सहसा ही हाल में किसी की आवाज़ों गूंजी, हा हा हुई हु, किट 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 किट। अरे ये आवाज़ कैसी है? मुझे लगता है इस बंगले में भूत प्रेतों का वास है। उफ रमा, तुम अंधेरे के कारण कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर से तुम्हें अपनी बकबक शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद हालनुमा कमरे की में उभरी डरावनी एवं भयानक आवाज़ें की अचानक बंद हो गई और साथ ही पूर्ण लाइट जल गई। आश्चर्य की बात है, माई गॉड, आखिर यह क्या गोरख धंधा है? परंतु लाइट जाते ही आवाज़ें आना और लाइट आते ही आवाज़ें बंद हो जाना, यह सब क्या मामला हो सकता है? भाभी जी, आपके इस सवाल का जवाब शायद हम में से कोई न दे पाएगा। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, रात बहुत हो चुकी है, हम लोग को सोना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो सतीश, क्यों? आओ चले सतीश, आओ संगीता चलें। और अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर रमेश, क्यों न हम थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए? ओके, इसी बहाने रामगढ़ की सैर भी कर लेंगे। क्यों भाभी, जैसे तुम लोगों की मर्जी। और वह तैयार होकर शॉपिंग कर ले गई। दिन भर शॉपिंग करने के बाद सभी रात को वापस लौटे। भाई हम बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ी देर में यहाँ लान में बैठ कर आराम करेंगे। आप लोग बैठिए, मैं ज़रा टिंकू को कमरे में सुला कर आती हूँ। रमा के जाते ही लोग लान में बिछी कुर्सियों पर बैठ गए। विजय, रामगढ़ छोटा शहर होने के बावजूद भी काफ़ी खूबसूरत है। वाकई आज सारा दिन घूमने में मज़ा आ गया। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी बचाओ, अरे यार रमा की चीख है, आओ चलकर देखते हैं क्या बात है। सभी दौड़कर रमा के कमरे में पहुंचे। रमा, क्या बात है?
वो सामने खिड़की पर भूत, खिड़की पर, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। रमा खिड़की की तरफ देखा, आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन मेरा विश्वास करो सतीश, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस खिड़की की तरफ एक नरकंकाल अठासा लगाता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। रमा, तुम कितनी बार समझाऊं कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, यह सब तुम्हारे दिल का वहम है। तुम बहुत डर गई हो, चलो अब सो जाओ। अच्छा सतीश, साहब हम भी चलते हैं। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट भाभी जी। और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। अगली रात विजय, समय, सतीश, समा, संगीत, चिंकू रमेश के बंगले से बाहर लान में घूम रहे थे। अचानक बंगले की छत पर नजर पड़ी। रमेश चौंक गया। विजय, छत पर देखो, कोई है। सभी छत पर देख कर चौंक गए। अरे यह तो कोई युक्ति है, लेकिन यह कौन है और इस तरह छत पर क्यों घूम रही है? आओ चलो ऊपर चल कर देखते हैं, चलो। और फिर सभी बेतासा दौड़ते हुए छत पर गए, किंतु वहाँ आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे वह युक्ति कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं खड़ी थी, जल्दी इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है वह? सभी फुर्ती से नीचे उतरे। रमा, संगीता, सतीश तुम देखो, मैं और रमेश इधर उधर देखते हैं। ओके। वह सभी दरवाजे, वे चारों तरफ युक्ति को ढूंढने लगे, किंतु युक्ति गधे के सिर के सिंह की तरह गायब हो गई। कमाल है, आखिर वह युक्ति गायब कहाँ हो गई? सारा बंगला छान मारा, किंतु ये उस युक्ति का कुछ पता नहीं चला। ईश्वर जाने उसे जमीन खा गई आसमान। इधर संगीता उस युक्ति को ढूंढती हुए बंगले के पिछवाड़े में बंद कमरे में पहुंची। उसके अपने कंधे पर किसी का हाथ पाकर वह फुर्ती से घूमी। फिर अगले ही पल ही और अगले पल तीन वह पलट कर संगीता पलट कर कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। और संगीता बदमाश सी दौड़ती है कमरे के आलन वहाँ पहुंची। वहाँ उपस्थित रमेश से लिपट गई। क्या बात है संगीता, तुम इतनी घबराई हो क्यों? रमेश, अभी अभी पीछे वाले कमरे में नरकंकाल देखा। होश में आओ संगीता, लगता है तुमने किसी को वहम का शिकार हो गई हो। मैं सच कह रही हूँ रमेश, मैंने अपनी आंखों से उसे कंकाल को आमने सामने खड़े देखा। वह मुझे मार देना चाहता था। लगता है शायद आज तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, इसलिए जागते हुए भी डरावने सपने देख रही हो। आओ तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ। संगीता और रमेश वहाँ से जाते ही विजय बोला, आखिर यह यहाँ सब क्या हो रहा है? कल भाभी जी ने एक निरंकाल कंकाल को देखा, आज संगीता ने देखा। हम सब छत पर एक रहस्यमय युक्ति देखी, अचानक गायब हो गई। यह सारा गोरख धंधा मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजय, इस बंगले पर हर बात एक पहेली की तरह उलझी हुई है। मुझे तो यह सब कुछ एक भयानक सपन सा लगता है। कुछ देर बाद रमेश उन कमरे में प्रवेश किया। अब संगीता की हालत कैसी है? रमेश, काफ़ी भयभीत थी। बड़ी मुश्किल से सुला कर आया हूँ उसे। अभी बातें ही कर रहे थे, पूरा बंगला एक दर्दनाक चीख से गूंज उठा। चीख की आवाज़ सुनते ही रमा, सतीश, विजय तथा रमेश अपनी अपनी जगह बुरी तरह उछल पटे। अरे यह तो संगीता की चीख है, शायद फिर डर गई होगी, चलो चल कर देखते हैं। और वह दौड़कर संगीता वाले कमरे में जा पहुंचे, परंतु उसने एक बार विकसित संगीता की लाश देखकर उनके हवा ओठों में एक घुटी सी चीख निकल गई। नहीं, ओह माय गॉड, ओह उफ, कितनी बेदर्दी से मारा गया। नहीं पता कि शैतान ने किया होगा यह सब। संगीता की लाश से लिप फुट कर लगा। संगीता, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हौसला रखो रमेश, जो होना था वो गया। मैं संगीता की सौगंध खाकर कहता हूँ सतीश, जिसने उसे मुझसे छीना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बंगले में की देखभाल करने वाली बुढ़िया वहाँ पहुँची। मैंने क्या कहा था साहब? अभी अभी इधर किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। किसी संगीता का खून कर दिया है। किसी ने नहीं, बल्कि बंगले में भटकती आत्मा ने संगीता मेम साहब का खून किया होगा। क्या बकती हो? यह कैम किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि इंसान का है। अच्छा अब यह बताओ, बात छोड़ो और पुलिस को खबर करो। विजय स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन में खबर की। पुलिस आई और गहरी छानबीन करने के बाद हत्यारे का कोई सूत्र तलाश नहीं कर पाई और अतः निराश होकर संगीता की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। और अगले दिन रोज सबने मिलकर भारी मन से स्थित शमशान में संगीता का निर्विघ्न अंतिम संस्कार कर दिया। और क्योंकि उनके सिवा संगीता का इस दुनिया में कोई नहीं था, वह अनाथ थी। उसी शाम रमेश लान में बैठा हुआ संगीता की यादों में खोया हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि बंगले के गेट पर एक खुली खाली कुर्सियों पर पड़ी। अरे यह युक्ति तो कल रात छत पर दिखाई दी थी।
कहीं इसी ने मेरी संगीता का खून तो नहीं किया। रमेश पागलों की तरह गेट से लपका और युक्ति के पलट कर भी नहीं देखा। वो कल तो यह गायब हो गई थी, लेकिन आज मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस रहस्य को जानकर रहूंगा। रमेश युक्ति का पीछा करने लगा। देखता हूँ यह युक्ति कहाँ जाती है और क्या करती है। फिर रमेश उसका पीछा करता हुआ जंगल में जा पहुंचा। समझ में नहीं आ रहा यह जंगल में क्यों करने आई है। और वह एक पेड़ के पीछे पहुंचकर वह लड़की आंखों से ओझल हो गई। अरे अचानक कहाँ गायब हो गई। तभी कुछ समझ में नहीं आया। तभी एक रस्सी उसके गले में आ पड़ी। वो यह क्या। अगले ही पल रस्सी खींची और रमेश का शरीर ऊपर उठने लगा। गो गो गो। और कुछ देर बाद रमेश का शरीर शांत हो गया। उधर बंगले में सतीश व रमा हालनुमा कमरे में बैठे पत्रिका पढ़ रहे थे। विजय कमरे में प्रवेश किया। आओ विजय बैठो। भाभी जी रमेश कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सलान में बैठे देखा था, लेकिन इस समय तो वह नहीं है। मैं सारा बंगला छान मारा, लेकिन मुझे वह नहीं मिला। शायद कहीं चल गए होंगे। हो सकता है। आओ सतीश बाहर चल कर उसे खोजते हैं। संगीता की मौत के बाद वह पागल सा हो गया है। कहीं ऐसा ना कि वह कुछ कर बैठे। मैं भी आपके साथ लोगों के साथ चलती हूँ। ठीक है चलो। और लोग बंगले से बाहर निकलते ही बुढ़िया फिर दिखाई पड़ी। क्या तुमने रमेश को कहीं जाते देखा है? जी हाँ, मैंने रमेश को जंगल की तरफ जाते देखा था। और फिर सब रमेश को ढूंढने जंगल की तरफ पहुंचे। अभी तक तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। समझ में नहीं। उन लोगों को बुढ़िया ने बताई हुई दिशा में बढ़े। समझ में नहीं आता आखिर रमेश इस जंगल में क्या करने आया था। रमा उसके पीछे कुछ रह गई थी। उन्हें रमा की दिन दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वह दोनों रमा के पास पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। ओ माय गॉड। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। लगता है जिस दरिंदे ने संगीता को मारा था उसी ने रमेश को मार डाला। फिर उन्होंने रमेश की लाश को पेड़ के नीचे से उतारा और अगले दिन लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। आज हमारा एक प्यारा दोस्त छिन गया है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रमेश के अंतिम संस्कार करने के बाद सभी दुखी मन से वापस लौट आए। संगीता और रमेश का कत्ल करने वाला दरिंदा साबित क्या करना चाहता है। इससे पहले सतीश सवाल का जवाब देता, कमरे की बत्ती चली गई। जल्दी ही बुझने लगी। अरे यह लाइट को क्या हो गया। ठहरो मैं देखता हूँ। इससे पहले सतीश कदम आगे बढ़ा पाता उसका पूरा कमरा शोर से गूंजा। हाँ, तुम लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम अपने साथियों की तरह बेमौत मारे जाओगे। कौन है, सामने आकर बात करो। हम तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम हमें नहीं देख सकते, क्योंकि आत्माएं को कोई नहीं देख सकता। हाँ। इसी के साथ कमरे में गूंजती आवाज़ अपने आप बंद हो गई और लाइटें भी सामान्य रूप से चलने लगी। अब पूर्ण विश्वास हो गया था इस बंगले में भूत रहते हैं और इन्होंने संगीता रमेश को मारा है। आप समझती क्यों नहीं भाभी जी। भूत प्रेतों का काम नहीं है, बल्कि कोई चालाक इंसान भूत प्रेत की आड़ में कोई भयानक षड्यंत्र रच रहा है और हम सबको इसलिए मारना डालना चाहता है कि हमें उसका रहस्य न पता चल जाए। तुम कुछ भी कहो विजय भैया, लेकिन मेरी यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। रमा, विजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। बस किसी इंसान का हो सकता है। तुम बेकार में इतनी भयभीत हो रही हो। आप लोग समझते क्यों नहीं। आत्मा हमें भी मार डालेगी। हमें कुछ नहीं होगा। तुम अब जाकर सो जाओ। हमें रहस्य को सुलझाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर रमा रुकी नहीं और चिंटू के साथ कमरे में चली गई। रमा के वहां से जाने के बाद दोनों आपस में बात करने लगे। तभी विजय की दृष्टि खिड़की के बाहर पड़ी तो चौंक गया। क्या बात है विजय, तुम अचानक चौंकी क्यों? सतीश बाहर वही युवती खड़ी थी जो दिन में छत पर दिखाई दी थी। और विजय की बात सुनकर सतीश खिड़की की तरफ देखा। वह आश्चर्यचकित रह गया। अरे यह तो वाकई युक्ति है, वही युक्ति है। बारह उछल कर देखते हैं। सतीश विजय दौड़ते हुए वहां पहुंचे। इससे पहले वह युक्ति खड़ी थी, परंतु वहां पहुंचने से आचार्य ठिकाना नहीं रहा। वह युक्ति वहां से गायब हो गई। कमाल है, युक्ति हर बार अचानक गायब हो जाती है। यह वाकई आश्चर्य की बात है। और रमा कमरे में सो रही थी। अचानक करीब आधी रात के समय सहसा एक साया उसके चुपके से खिड़की खोलकर भीतर दाखिल हुआ। अगर खिड़की खुलने की हल्की सी आवाज़ उसे रमा की नींद खुल गई। कौन है?
तभी खिड़की के पास एक नरकंकाल को खड़े देखा और अचानक वह चीख निकल गई। नहीं, अगले ही पल नरकंकाल ने भयानक पंजों में रमा की गर्दन जकड़ ली और पूरी ताकत लगाकर दबाने लगा। गो 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 गो। और रमा की चीख सुनकर चिंटू जाग गया और नरकंकाल अपनी माँ का गला दबाते देख चुपके से बिस्तर से उठा और किसी तरह कमरे से निकलकर दौड़ता हुआ हाल में पहुंचा और विजय के पास पहुंचा। पापा जल्दी चलिए वरना नरकंकाल मम्मी को मार डालेगा। क्या, जल्दी करो सतीश। और सतीश विजय चिंटू के साथ दौड़ते हुए कमरे में आ गए। कमरे में कोई नहीं था, परंतु खिड़की से फर्श के रमा का जिस्म पड़ा था। पापा देखिए, मम्मी फर्श पर पड़ी है। वो सतीश ने रमा के पास पहुंच पाया तो मर चुकी थी। देखकर सतीश की मानो आसमान टूट पड़ा। रही रमा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सतीश? विजय, उस खूनी दरिंदे ने रमा को मार डाला। उन्होंने धीरज रखो सतीश, जो होना था हो गया, अब रोने से क्या होगा। फिर पुलिस आई और रमा को भी जख मार कर लौट जाने के सिवा और कुछ न कर सकी। अगले दिन रमा भी उसे अंतिम संस्कार कर दिया। सतीश, अच्छा होता थी हम इस बंगले में न आते। कम से कम रमेश और संगीता भाभी भी इस तरह बेमौत न मरने से बच जाते। होनी को कौन टाल सकता है विजय? अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से चले। नहीं विजय, अब तो रमा की हत्या का पता लगा लूँगा, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। विजय, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हमारे साथ खून का खेल कौन खेल रहा है। मेरे विचार से तो यह सभी खून उस युक्ति ने किए हैं जो पहले छत पर दिखाई दी थी। तुम यह बात कितने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? पहले उस युक्ति का दिखाई देना, फिर अचानक गायब हो जाना, उसके पीछे बाद ही खून हो जाना, ये सब बातें यही साबित करती है। लेकिन यह समस्या है कि हम उस खूनी को ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए मेरे पास दिमाग में एक योजना है क्या? और विजय ने अपनी योजना समझाने लगा। वाह, तुम्हारी योजना वाकई जवाब नहीं। हम रात होने का इंतजार करना चाहिए। और दिन छिपते ही वे दोनों चिंटू के साथ कमरे में छिपा कर अपने सोने के कमरे में जा पहुँचे। कमरे में पहुंचकर उन दोनों ने पलंग पर तकिए इस प्रकार सजा दिए जैसे कोई सो रहा हो। उन पर चादर ढकने के बाद कमरे की अटैच बाथरूम में छिप गई। अगर आज रात वह कातिल हमारे पर हमला करने आया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो उससे। आज रात के समय कमरे का दरवाज़ा खुला और दो व्यक्ति दाखिल हुए। उनकी आठ पाकर बाथरूम में मौजूद सतीश और विजय सतर्क हो गए और वह दोनों बिल्ली की चाल चलते हुए पलंग पर पहुंचे और तंत्र प्रांत ने फुर्ती से अपने वस्त्रों से दो खंजर निकाली और अगले ही क्षण शेर दी हुए अपनी गलती का एहसास हो गया और पलंग पर इंसान ने तकिए को देखकर वह दोनों समझ गए और पलटकर दरवाजे की तरफ भागे। उन्हें भागते देख सतीश और विजय ने बाथरूम से निकल आए और पीछे लगे, किंतु कमरे से निकलकर आक्रमणकारी अलग अलग दिशा में भाग पड़े। विजय, उनका पीछा करूं, मैं इधर वाले का पीछा करता हूं। ओके। विजय अपने पीछे भागते देखे व्यक्ति तेजी से एक अन्य कमरे में घुस गया। एक पल बाद विजय ने कमरे में दाखिल हुआ तो वहां उसे आचार्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यक्ति गधे के सिंह की तरह गायब हो चुका था। मेरे सामने इसी कमरे में घुसा था, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? विजय ने उस व्यक्ति को ढूंढा मगर उसका कोई पता नहीं लगा। वह निराश होकर वापस लौटा। विजय और सतीश अलग अलग दौड़ गए। सतीश ने भागते व्यक्ति को जंप लगाई। कमीने, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे उलझ कर हुए फर्श पर गिर पड़े, परंतु शेरदीद दोनों संभल कर खड़े हो गए। फिर खड़े हुए सतीश ने व्यक्ति के चेहरे पर लगातार घूंसे जड़ दिए। व्यक्ति चीख उबलता हुआ दूर जा गिरा और परंतु शेरदी उस व्यक्ति ने न सिर्फ बला की फुर्ती से संभल कर खड़ा हो गया, बल्कि इससे पहले सतीश उस पर वह अगला वार कर पाता वो अपने वस्त्रों में छिपा खंजर निकाला। खच उसने सतीश ने नीचे गिरते ही व्यक्ति को पलट कर राह गली में दौड़ता चला गया। तभी विजय वहाँ पहुंचा। सतीश, मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हो गया? विजय, मेरे दोस्त, मेरी चिंता मत करो, व्यक्ति उधर गया, उसे जाकर पकड़ो, मेरा चिंटू का ख्याल रखना। और इतना कहकर सतीश के प्राण पखेर उठ गए। फिर विजय सतीश के शव के वहीं छोड़कर राहगिरी में दौड़ा और कुछ पल बाद विजय ने सतीश की हत्या को नजर आया। कमीने, मेरे दोस्त की जान ली है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और परंतु इससे पहले विजय
विजय अपने मकसद में कामयाब होता। फर्श अचानक एक रिक्त स्थान पड़ा और ये क्या, विजय नीचे गिर गया, किंतु नीचे गिरने से पहले वह संभल कर खड़ा हो गया। यह कोई गुप्त सुरंग मालूम पड़ती है। वह सुरंग घुमावदार थी और काफ़ी लंबी थी। फिर विजय अपना अगला कदम निर्धारित कर रहा था कि तभी सुरंग की दीवार में बने छेदों से असंख्य जहरीले सांप पुकारते हुए निकल पड़े। ओ माय गॉड, इतने सांप, अब क्या करूं? विजय की मौत बिल्कुल सामने थी। उसी पल विजय को सुरंग की छत पर लगे कुंडे पर पड़ी। अगर मैं किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इससे पहले कि कोई सांप विजय के करीब पहुंच पाता, सहसा हवा में जंप मारी और कुंडों को पकड़ने में कामयाब हो गया। उफ, अगर मुझे एक क्षण की देर हो जाती तो ये सांप का जहर मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता। और छत पर लगे कुंडे की सहायता से सुरंग पार करने लगा। कुछ देर बाद में विजय पूरी सुरंग पार कर गया और उस सुरंग को पार करने पर विजय हाल कमरे में पहुंचा। यह तो अंडर ग्राउंड तहखाना लगता है। थोड़ी देर बाद सहसा विजय की दृष्टि एक कोठी में बंद पड़ी खूबसूरत युक्ति पड़ी। वह कोठी के बाहर एक शस्त्रगढ़ गार्ड कर रहा था। ओ, मेरा शख्स ठीक निकला, यहाँ कोई भयानक षड्यंत्र चल रहा है। परंतु यह कोठी में बंद युक्ति कौन हो सकती है? कुछ सोचकर विजय ने दबे पांव गार्ड के पास पहुंचा और गर्दन पर कराटे का भरपूर वार किया। पलक झपकते ही गार्ड जमीन पर लुढ़क गया। फिर विजय ने गार्ड की जेब से कोठरी की चाबी लगी मोटे ताले चाबी निकाली और फुर्ती से कोठरी का ताला खोलकर अंदर प्रविष्ट हो गया। आप कौन हैं? मुझे अपना दोस्त ही समझो, परंतु तुम कौन हो और इस कोठरी में क्यों बंद कर रखा है? मेरा नाम सोनिया है, मैं यही बूढ़ी नौकरानी की पोती हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने इसलिए कैद कर लिया था कि मेरी दादी इनके इशारे पर नाचती रहे। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? सोनिया अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे वैसे ये लोग कौन है? इन्हें मेरे बंगले पर अपना अड्डा क्यों बना रखा है? दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम शाखा अपना अड्डा बना रखा है। यहाँ नशीली दवाइयाँ और ड्रग्स बनाकर हिंदुस्तान भर में सप्लाई करता है। परंतु यहाँ भूतों का क्या चक्कर है? कोई व्यक्ति इस बंगले की तरफ देखने का साहस न कर सके, इसलिए यहाँ शाखा ने भूतों का आतंक फैला रखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से सफ़ेद पोशाक पहने एक युवती को बंगले की में घूमते देखा। अचानक गायब हो जाती है। शायद तुमने पहचाना नहीं। वह युवती मैं ही थी। इस तहखाने में आने का गुप्त रास्ता है और मैं उनके द्वारा यहाँ आ जा गुप्त रास्ता है। मैं उसके उन्हीं के द्वारा यहाँ आ जाती थी और सब कुछ मैं शाखा के कहने पर करती थी। बंगले में सुनाई देने वाली भयानक आवाज़ें क्या रहस्य क्या है? दरअसल शाखा ने पूरे स्पीकर फिट कर रखे हैं और संबंध यहाँ बने कंट्रोल से है। वो इसका मतलब मेरे सभी साथी मौत का जिम्मेदार शाखा है। मैं उसे इतनी बुरी मौत मारूंगा कि उसकी आत्मा कांप उठेगी। तभी कुछ लोग के कदमों की आवाज़ सुनकर विजय चौंका। सोनिया, लगता है इधर कई आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, यहीं से निकल जाओ, जब मैं शाखा से निमट कर आता हूँ। ठीक है, किंतु अपना ख्याल रखना। सोनिया के वहाँ से भेजकर कोठरी से निकलकर वो आगे बढ़ा, परंतु कुछ दूर जाते ही 3 गार्ड से टकरा गए। कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतना कहते हैं गार्ड को संभलने का अवसर दिए बिना भी बिजली की फुर्ती से उन पर टूट पड़ा। एक मिनट बाद विजय के शक्तिशाली घूसों का सामना तीनों गार्ड टिक न सके और बेहोश होकर लुढ़क गया। मुझे गन अपने कब्जे में करके यहाँ से निकलना चाहिए। विजय गार्डों को में एक गन संभाल कर आगे बढ़ा, किंतु अभी वह थोड़ी दूर गया था कि पीछे से एक साथ कई गनें उसकी पीठ पर आ सटी। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ा तो बेमौत मारे जाओगे। अच्छा बच्चे की तरह आगे बढ़ो, होठो। विजय हाथों ऊपर उठाकर आगे बढ़ने चला। गार्ड विजय को लेकर हालनुमा कमरे में पहुंच गया। सामने ऊंचे स्थान पर रखी सिंहासनुमा कुर्सी पर एक खतरनाक शख्स की सूरत व्यक्ति बैठा था। विजय को समझते देर न लगी। यह शाखा था। बस, यह आदमी सांपों की सुरंग को पार करते हुए हमारे अड्डे में घुसा है। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम विजय है शाखा। मैं तुम्हारे अपने साथियों का मौत का बदला लेने आया हूँ। ओह, तुम इस बंगले में रह रहे उन्हीं व्यक्तियों में से हो जिन 4
कहा, हम मौत के घाट उतार चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। चलो, अच्छा हुआ तुम खुद मौत के मुंह में चले आए, सांपों की सुरंग से जिंदा बचकर निकल आए, लेकिन तुम यहाँ जिंदा बचकर नहीं जा सकते। गार्डों, पहुंचा दो इनके साथियों के पास। एक साथ कई गने विजय पतन गई, परंतु मौत को सामने देखकर विजय मानो बिजली भर गई और पलक झपकते ही फुर्ती के साथ अपने साथ खड़े गार्ड के वन पर झपट पड़ा और अगले ही पल विजय ने गन से निकली गोलियों को पूरा गार्ड में दर्दनाक चीखों से दहल उठा। मुश्किल से कुछ लगे और विजय वहाँ मौजूद गार्डों को मौत के घाट उतार दिया देखकर शाका सिंहासन छोड़कर अन्य दरवाजे की तरफ भागा। उसे भागते देख विजय ने उसके पीछे लपका। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, परंतु शाका की चेतावनी का कोई ध्यान नहीं दिया और मजबूर होकर विजय ने फायर कर दिया। लेकिन शाका बड़ी फुर्ती से एक तरफ जंप लगाई, समय को बचा लिया। फिर बच गया कमीना और विजय ने गन खाली हो चुकी थी अतः गन फेंक दी। शाका तहखाने से बाहर निकलते ही शाका की दृष्टि बंगले में लान में मौजूद चिंटू पर पड़ी। उसने झपक कर चिंटू को कब्जे में ले लिया। यह दृश्य देखकर बस ही कुछ दूरी पर ठिनक गया। मिस्टर विजय, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। अंकल मुझे बचाइए। चिंता न करो चिंटू बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी वहाँ सोनिया आ गई। उसने शाका के कब्जे में चिंटू को देखा। एक बड़ा पत्थर उठा और शाका के रिवॉल्वर वाले हाथ पर खींच कर मारा। पत्थर लगते ही रिवॉल्वर दूर जा गिरा। विजय के लिए इतना ही मौका काफ़ी था। अगले ही क्षण गवाए बिना शाका पर जंप लगा दी। चिंटू शाका को गिरफ्तार से निकलकर दूर जा गिरा। शाका को संभलने कर अपने पैरों का वार जोरदार किक विजय के पेट पर मारी। इससे पहले कि शाका विजय पर दूसरा बार पर पाता, विजय ने फुर्ती के साथ खुद को संभाला और उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली घूसा जड़ दिया। उसके बाद विजय ने शाका को मौका नहीं दिया। शाका इतनी देर मार पड़ी कि बेहाल हो गया और तभी शाका की दृष्टि पास पड़े अपने रिवॉल्वर पर गई और फुर्ती से लपक कर अपना रिवॉल्वर उठा दिया। अब अपने भगवान को याद कर लो विजय। और इतना कहते ही शाका ने विजय पर फायर कर दिया और विजय हवा में जंप लगाकर गोलियों से बचा। इससे पहले कि शाका पुनः विजय पर फायर कर पाता, अचानक पीछे से गोलियों की बाढ़ आ गई और किंतु शाका ने उसकी चेतावनी पर ध्यान न दिया। मजबूर होकर विजय ने उस पर फायर कर दिया, लेकिन शाका बड़ा फुर्तीला था, जंप लगाकर समय को बचा गया। लेकिन अगले ही पल शाका के जिस्म में गोलियों फायर कर पाता, अचानक पीछे गोलियों की बाढ़ से आ गई और ये गोलियां पुलिस द्वारा चलाई गई थी, जिन्होंने बंगले की बूढ़ी नौकरानियां अभी वहां लेकर पहुंची थी। उधर गोलियां लगते ही शाका ने प्राण त्याग दिए। तदुपरांत पुलिस ने तहखाने पर छापा मारा और शाका के बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। थैंक यू विजय, मिस्टर विजय, आपने इतने बड़े गैंग का सफाया कर दिलेरी से काम लिया। यह तो मेरा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। पुलिस को वहां से जाने के बाद नौकरानी विजय के पास पहुंची। छोटे मालिक, तुम मालिक हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। आपने जो कुछ किया शैतान शाका के सामने मजबूरी में किया। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारी पोती सोनिया से शादी करना चाहता हूँ। मुझे इसमें क्या एतराज़ हो सकता है छोटे मालिक, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और 2 दिन बड़ी सादगी से विजय ने सोनिया से विवाह कर लिया। हमें आशीर्वाद दे माँ। वैसे खुशी तो है कि मैं अपने दोस्तों की मौत का बदला ले लिया, लेकिन सोनिया जैसी सुंदर लड़की को पत्नी के रूप में पा लिया। भगवान तुझे सदा सदा सुखी रखे। फिर विजय शहर लौट आ गया। वह सोनिया और चिंटू के साथ अपने पुरखों के उस बंगले में रहने लगा जहाँ दोस्तों की याद बसी थी। उसने चिंटू को कभी माँ बाप की कमी महसूस न होने दी। समाप्त दोस्तों।